मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न सिस्टम माने जाते हैं। जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी से रिलेटेड, तो कार्ल मार्क्स का पूरा नाम है कार्ल हेनरिच मार्क्स, जो जर्मन फिलोसोफर भी माने जाते हैं। इन्होंने इकोनॉमिस्ट या इनको मतलब एक इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी भी इनको बोला जा सकता है, क्योंकि ये जैसे कार्ल मार्क्स हो गया या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं, हेरोस्ट्रोट, रूसो है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है। ये सभी ऐसे फिलोसफर रहे हैं वेस्टर्न के, यानी कि यूरोपीय कंट्री के, जिन्होंने पॉलिटिकल के अलावा भी अदर सोशल साइंसेस पे भी फोकस करके उनको स्टडी किया है, उनको रिसर्च किया है। इसके बाद बात करते हैं इसकी जन्म की, तो 5 मई 1818 को जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और 14 मार्च 1883 को लंदन यूके में इनकी डेथ हुई थी। थोड़ा सा इसकी फैमिली मेम्बर्स के अगर बारे में यहाँ पे आपको मैं नॉलेज दूँ तो चिल्ड्रंस के यहाँ पे मेंशन है। नाम इनकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इनकी चिल्ड्रन कौन थे, इनके नाम क्या क्या थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया, जैसे एलेनोर मार्क्स, ड्यूरा मार्क्स, हेनरी एडवर्ड, गाय मार्क्स, जेनी मार्क्स, लॉगेंट एडवर्ड मार्क्स, यानी एवलाइन फ्रांसिस मार्क्स। तो सारे के सारे इनके चिल्ड्रन थे, जो इनकी फैमिली थी, उनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पता लगता है। नेशनलिटी की बात करें तो जर्मन पर्शियन इनकी नेशनलिटी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इनकी। देखिए, हमने थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी के हिसाब से बायोग्राफी बनाई है, ताकि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो उनका बने। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिप्स नामक स्थान पर एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन जब मार्क्स 6 वर्ष का था तो उसको माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया और स्वाभाविक रूप से उसके बच्चे भी उसी धर्म के अनुयायी हुए। कि पेरेंट्स जिस धर्म के होते हैं, बच्चे भी उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उसके भावी स्वशुर एक उदार विचारक वेस्टफैलन के घर पर और उनके विद्यालय में हुई। तो मार्क्स बचपन से बहुत तिरहुती का था, बहुत शार्प माइंड का था और पीड़ित वर्ग के प्रति उसके सहानुभूति थी, यानी कि वो बचपन से ही जो भी लेबर कास्ट है, जो भी गरीब लोग जो बहुत ज़्यादा पुअर है, जो मतलब एक वक्त के खाने के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति उनकी पहले से सहानुभूति थी। वे बहुत कुछ उन लोगों के लिए करना चाहते थे, लेकिन जैसे बचपन में थे तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही वो अपना मतलब बड़े हुए, उनके हाथ में मतलब एक तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हुआ और वो बाहर निकले, उनके पास कुछ करने के लिए भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। तो उन लोगों के लिए कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे यूनियन तैयार किए, लेबर के लिए, उनकी जो ज़रूरतों को उनको पूरा करने के लिए बहुत यूनियन संगठन उन लोगों के लिए बनाए। तो यहाँ पर 17 वर्ष की आयु में वह बॉन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो लॉ है उसकी जो एजुकेशन है वहाँ उसको अचीव करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए गया। लेकिन उनका लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ऐसी इंटरेस्ट से फिर बीच में उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप के बाद उन्होंने फ़िलोसफी और हिस्ट्री में स्टडी किया, यानी कि वहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो करना चाहते थे तो लॉ में कुछ स्पेशली वो स्टडी करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे लॉ में उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने बीच में उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद 1848 में जेना विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक और एपिक्यूरिस के प्राकृतिक दर्शन में भेद, ये पूरा का पूरा टॉपिक है यहाँ से कि डेमोक्रेटिक और एपिक्यूरिस के प्राकृतिक दर्शन में भेद, इस टॉपिक पर उन्होंने निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, यानी कि जो उनको पीएचडी है वो वहाँ पे उन्होंने अचीव कर ली उस समय। तो मार्क्स ने वेस्टफैलन की पुत्री, देखिए जिसके यहाँ जो एक विचारक रहा था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उनके घर पर रहकर उन्होंने एजुकेशन जो स्टार्टिंग की थी, तो उन्हीं की पुत्री से 25 वर्ष की आयु में उन्होंने विवाह किया, यानी कि मैरिज की। उसके बाद 1845 में उसने इंग्लैंड में जर्मनी में रहने वालों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन की स्थापना की, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि बचपन से ही वो किसी जैसे लेबर कास्ट हुई या फिर जो पीड़ित वर्ग है उनके प्रति उनकी सहानुभूति रही है, वो तब कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, वो कुछ करने लायक हुआ, तो उन्होंने उस पीड़ित वर्ग के लिए वर्कर्स एजुकेशन यूनियन को इस्टेब्लिश किया। और मार्क्स ने अपने जीवन में श्रमिकों के लिए, जो लेबर कास्ट के लोग होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए बहुत योगदान दिए, बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी लाइफ में। इंग्लैंड से वापस आकर मार्क्स ने श्रमिकों के लिए एक समुदाय प्रारंभ किया, जिसका वह स्वयं सदस्य हुआ। जैसे इसकी पूरी बायोग्राफी में हमने यहाँ पे पहले से बताया है कि जो कार्ल मार्क्स है वो पहले से ही, यानी कि बचपन में वो ऐसा मतलब उदारवादी जो उसकी ओपिनियन थे कि गरीब लोगों के प्रति वो कुछ कर पाए, तो उसने अपने जीवन में, यानी कि जब वो अपने जीवन के लास्ट तक उसने सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन एक पीड़ित वर्ग के लिए किया। बहुत सारे यूनियन, बहुत सारे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश किए, वहाँ पे बनाए उन्होंने, और वो बहुत सारी यूनियन और संगठन का वो खुद भी सदस्य रहा। और लंदन में रहते हुए मार्क्स अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसी न किसी रूप में पूंजीवादी का अंत करने में लगा रहा, यानी कि उसका ये मानना था
कि जब तक पूंजीवादी होगा तब तक पीड़ित वर्ग बना रहेगा, उनका शोषण होता रहेगा, क्योंकि पूंजीवादी वर्ग जितने भी सबसे बड़े जो सुपर रिच जिनको बोल सकते हैं, कैपिटलिज्म जिनको बताया जाता है, पैसा होता है उनके पास में, फैक्ट्री वगैरह, उद्योगपति होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो शोषण करते हैं। जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनका अधिकतर वहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा शोषित वर्ग देखा गया कि उनका सबसे ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, लेकिन काम के एवज में उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो वो बहुत ऐसी स्थिति से वहाँ पे उसको फेस करके आए। फिर उन्होंने अपने जीवन के साथ, मतलब अपने जीवन में उन्होंने निर्णय किया, निश्चय किया कि मैंने अपने जीवन में जितना भी कंट्रीब्यूशन देना है उस लेबर कास्ट को देना है, उस पीड़ित वर्ग को देना है। और 1883 में कार्ल मार्क्स का देहांत हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्ल मार्क्स की कुछ बुक्स को लेकर जिन्होंने वहाँ पे पब्लिश की, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स है वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ लीगल फिलोसफी ऑफ राइट, द हॉले फैमिली जो 1844 को इस्टेब्लिश की गई थी। फिर है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 को इस्टेब्लिश की गई थी। और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 को जो पब्लिश की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, और साथ साथ ही आपके जितने भी गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी टाइप से आप एग्ज़ाम वहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ से इकोनॉमी के बेस से कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में, 1859 में वो इस्टेब्लिश की गई थी। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में। दास कैपिटल 1877 में। दास कैपिटल से वर्ल्ड फेमस इंपॉर्टेंट बुक्स मानी जाती है, यानी कि सभी बुक्सों में से कुछ इसकी 2-4 ऐसे बुक है जो बहुत ही फेमस हैं, जो पूरे वर्ल्ड फेमस मानी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, जो 70 से 71 के बीच में इन्होंने पब्लिश की। और फिर लास्ट है इसकी गौथा प्रोग्राम रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। ये सारी की सारी कार्ल मार्क्स की बुक्स हैं, और इनमें से जो मेन इम्पोर्टेंट जो मानी जाती है वो 3 हैं। एक तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो होगी जो 1848 में इन्होंने पब्लिश की थी, और दूसरी हो गई दास कैपिटल जो 1877 में इन्होंने इस्टेब्लिश की गई थी, और इसमें तीसरी है जस्ट नेक्स्ट की क्लास स्ट्रगल। तो तीनों की तीनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपको इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम है, वहाँ से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स की ये बुक्स ज़रूर पूछी जाती है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं मेन थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स की। जो कार्ल मार्क्स की कुछ प्रमुख सिद्धांत है जिनके बेस पर उन्होंने स्टडी किया, जिनके बेस पर उन्होंने रिसर्च किया। तो यहाँ पे द्वंदात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवादी व्याख्या का विश्लेषण, उनके भविष्य के संबंध में धारणा, राज्य और शासन संबंधी धारणा, प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा, और मार्क्स के पद्धति और कार्यक्रम। तो ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जितने भी उसके सिद्धांत हैं, ये उसको उन्होंने इनके बेस पे स्टडी किया है। कम्युनिस्ट को कैसे मतलब रिप्लेस करना है, कैसे एक लेबर कास्ट के लिए आप अच्छी से अच्छी वहाँ पे पॉलिसी बना सकते हो, कैसे एक ऐसे सोसाइटी को आप रिप्लेस कर सकते हो, वहाँ पे फिनिश कर सकते हो जहाँ पे जो समाज है वो वर्गों में बटा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने पूरे सिद्धांत को एक तरीके से स्टडी किया है, और वहाँ पे बताया है कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम कैसे एक स्टेट को कैसे मतलब डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। और राजा की जो मेन काम होते हैं राज्य में, वो कौन कौन से होते हैं, कि वो समाज में जो समानता है वो इस्टेब्लिश करने एक राजा का कर्तव्य होता है, कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जहाँ पे समाज में इक्वेलिटी आए, किसी भी आधार पर या किसी वर्ग के आधार पर वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपने पूरे जीवन में उन्होंने कैपिटलिज्म को फिनिश करने के हर एक एक्टिविटी वहाँ पे की है, हर एक संगठन उन्हें वहाँ पे बनाया है, ताकि वो पूंजीवाद को रिप्लेस कर सके, समाज में कुछ समानता ला सके, कुछ बदलाव ला सके। तो अपने लाइफ के अंतिम दिनों तक वो लगातार वो संघर्ष करते रहे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है क्लास स्ट्रगल के बारे में, जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है कि सिद्धांत जब भी पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल उनसे बिल्कुल अटैच होता है। या दास कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी है उनको वर्गों में बांटा। देखिए थोड़ा सा इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ग संघर्ष में कार्ल मार्क्स ने समाज को 2 वर्गों में बांटा है। एक वर्ग में तो उसने वर्ग उत्पादन जैसे भूमि पूंजी पर जो अधिकार रखते हैं, जैसे ज़मींदार हो गए, पूंजीपति हो गए, जो कम्युनिस्ट वर्ग के होते हैं, साहूकार वगैरह जितने भी लोग होते हैं, सारे कम्युनिस्ट पीपल कहे जाते हैं। और दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला वर्ग, यानी कि घोर परिश्रम जो करता है, यानी कि जो लेबर होती हैं, जो मजदूर होते हैं, श्रमिक वर्ग इनको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे होते हैं। ये उन्होंने जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने समाज को 2 भागों में बांट दिया कि समाज 2 ही भागों में बांटा। एक तो सबसे ज़्यादा सुपर रिच और एक बहुत ज़्यादा गरीब, जो वहाँ पे उनके प्रति एक तरीके से अधीन रहते हैं।
तो पहला वर्ग हमेशा दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है और परिश्रमी जीवन जो जीवी होते हैं उनका वर्ग का शोषण करता है। तो पूंजीपति और श्रमिक दोनों ही एक दूसरे के ज़रूरत भी होती है, दोनों एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, क्योंकि मेन कारण ये होता है कि अगर आप इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी चलाते हो, बिना लेबर बिना एम्प्लॉयज़ के आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, आप वहाँ पे काम नहीं करा सकते हो। तो जो भी अगर मशीनों के आधार पर भी आप किसी इंडस्ट्री को चला रहे हैं तो मशीनों को चलाने के लिए भी हमें लेबर की ज़रूरत होती है। बहुत सारी हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बिना लेबर के काम नहीं करती हैं। लेकिन इस आधार पर भी जैसे यहाँ पे जो पूंजीवादी वर्ग है जब वो शोषण करता है तो वहाँ पे वो जो उनकी नीड्स होती हैं, जो शोषक वर्ग की जो नीड्स होती है, जिन आवश्यकताओं के लिए वो काम करता है, वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो वो उनका विरोध करने लगते हैं। जो वहाँ पे जैसे मजदूर यूनियन बना दिया, ऐसे ऐसे संगठन जो आज हम अपने समाज में, सोसाइटी में जो प्रेजेंट में देखते हैं कि जो यूनियन है, जो लेबर यूनियन बनाई जाती हैं, तो वो इसी वजह से ये एक स्ट्रगल जो एक थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, उसके अकॉर्डिंग ही चली है, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्ट की थी कि जो मजदूर संघ बने वो अपने हक के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट करे या जो भी एक्टिविटी होती है, तो पूरी तरीके से वहाँ पे और जितने भी लेबर होते हैं वो भी फैक्ट्री के बिना मतलब उद्योग के बिना वो कैसे काम कर पाएंगे, हर जगह उन्हें काम की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे भी यानी कि एक दूसरे के परस्पर वो एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी वो एक दूसरे पर अधीन है, उनका मतलब एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो पूरा का पूरा क्लास स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कार्ल मार्क्स के साथ साथ में जितने भी उसकी बायोग्राफी से रिलेटेड जो मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो हमें ना कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि जैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी डेथ हुई, उस बीच में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या उनकी फैमिली थी, क्या उनके मेम्बर्स थे और उनका वो कैसे उनके ओपिनियन थे किसी स्टेट के बारे में, किसी वर्ग के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट